हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने इस अध्याय का परिचय इसके पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 देखेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है। उसको दोनों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। और साथ ही इस चैप्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उनको अच्छे से देख ले और समझ ले, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 9th से के स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1। अगले पेज से देखते हैं। हमने क्वेश्चंस लिख लिए थे प्रश्नावली 4.1 के। हमारा पहला क्वेश्चन है 4.1। क्या है? एक नोटबुक की कीमत। पहला क्वेश्चन पढ़ो। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मतलब एक नोटबुक है और एक कलम है, तो एक नोटबुक की कीमत बता रहा है कि एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमको इस कथन को निरूपित करने वाला 2 चरों वाला, मतलब उसमें 2 चर होना चाहिए और रैखिक समीकरण से निरूपित करना है। रैखिक समीकरण जिसमें क्या समीकरण की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो हम अब देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये हमारा है, और उसने संकेत में क्या दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। हमने हमारे परिचय वाले पार्ट में देखा था कि इसको निरूपित करने के लिए कौन से सूत्र से निरूपित करते हैं, इसमें रैखिक समीकरण को कौन सा यूज़ होता है, तो हम कैसे बनाते हैं वो आप देख लेना वो वीडियो भी। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, तो हम पहले मान लेते हैं कि माना नोटबुक की कीमत x रुपये है, और क्या करेंगे तथा किसकी कलम की कीमत हम ले लेते हैं। कलम की कीमत कितने y रुपये है। ये कर लिया। x रुपये और y रुपये देख लिया हमने, ना ये दे दिया। तो क्या है कि हमारी नोटबुक की कीमत x रुपये। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक नोटबुक की कीमत बता रहा है हमको। पहले वो क्या बता रहा है? नोटबुक की कीमत। एक नोटबुक की कीमत कितनी है? एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, मतलब जितनी कलम की कीमत है उससे डबल है नोटबुक की कीमत। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमको क्या बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत, हमको नोटबुक की कीमत निकालनी है, तो हमने निकाल लिया, ये x लिख लिया। अब उसने क्या बोला? नोटबुक की कीमत कितनी है? कलम की कीमत से, तो ये कलम की कीमत है। अब कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत कितनी है? 2 गुनी है, तो 2 का गुना कर दे। किसकी? कलम की कीमत में हमने 2 का गुना कर दिया, तो हमारे क्या आ गई? नोटबुक की कीमत आ गई। ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व। अब हमको क्या बनाना है? इसको रैखिक समीकरण बनाना। तो रैखिक समीकरण हमने पढ़ा था, क्या बनाना था? रैखिक समीकरण हमको निरूपण करना है, तो उसके निरूपण के लिए हम ये वाला समीकरण यूज़ करते हैं। सूत्र है जैसा है ax धन by धन c बराबर 0। ये समीकरण, तो इस समीकरण के रूप में हम इसको भी बना लेते हैं, तो हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है? इसको ये x इधर, ये y वाले पद को इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब क्या करना है हमको? x - 2y बराबर 0। ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण बन गया। ये रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर हुई है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। उसने यही बोला था कि हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, इसको लिखना है। तो ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। और इसमें ये c वाला पद क्या है? 0 है।
ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहले वाला। आपको समझ में आया? आपको जहाँ पर भी डाउट लगा आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दूंगी। और हम शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हमने इसका निरूपण करना पहले भी परिचय में भी सीखा था। तो निम्नलिखित रैखिक समीकरण को इसके रूप में पहले जमाना, इसके रूप में व्यक्त करना है, फिर प्रत्येक में से a और b और c के मान निकालना है और बताना है हमको। तो इसने पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि 2x धन 3y बराबर 9.35 के ऊपर क्या है, बार भी लगी हुई है। ये देखना ही डंडा है, ये छोटा डंडा क्या है हमारा, बार है। तो हमको पहले इस समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इस समीकरण के रूप में पहले ये समीकरण इसको लिख ले, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसके रूप में हमको व्यक्त करना है। तो हमको इसके रूप में क्या करेंगे, इससे जमाएंगे। व्यक्त करने पर इस रूप में व्यक्त करने पर हर क्वेश्चन को इसे जमा के करना, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले एग्जाम में। तो ये क्या है, व्यक्त करेंगे समीकरण के रूप में। व्यक्त करने पर इसको ऐसा लिख लेना, के रूप में व्यक्त करने पर। तो हम इस समीकरण के रूप में इसको जमा लेंगे पहले। तो 2x ऐसे इसके रूप में, देन 3y, इसको क्या करेंगे, c, ये वाला हमारा पद कौन सा, c वाला है, तो इसको इधर ले आएंगे, बराबर किधर है। तो ये क्या है, धन का इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार बराबर 0 इसके रूप में दिख रहा है हमको पूरा। अब हमने पहले व्यक्त तो कर लिया। आप क्या करना है, ए बी और सी के मानते, ए बी और सी के मानते हैं। यहाँ से ये x के आगे का गुणांक क्या होता है, a होता है, y के आगे का गुणांक b होता है। तो ये b हो गया और c होता है हमारे तीसरे नंबर वाला अचर पद। तो ये हो गया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं a का मान क्या है, 2 है, x का गुणांक a होता है तो ये a है, b का मान क्या है, 3 है, और c का मान क्या है, ये माइनस b है तो माइनस 9.35 के ऊपर बार, ये बार भी ध्यान रखना। तो हमने, ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसके रूप में मान भी निकाल लिया। अब इसके, तो ये प्रश्न दूसरा में पहले वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आप क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे पेज से करते हैं, नेक्स्ट पेज से करते हैं। ये हमने लिख लिया था क्वेश्चन। हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। क्या करना है, पहले हमको सूत्र व समीकरण जो दिया है सूत्रों के रूप में, तो वो लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसके रूप में, के रूप में व्यक्त करने पर, इसके रूप में पहले हम व्यक्त करेंगे इस समीकरण को। तो क्या है, x ऋण y बटे 5 ऋण 10 बराबर 0 ऐसा दिया हुआ है इसने पहले से ही। ये इसके रूप में व्यक्त कर लिया। अब हम a का मान निकाल लेंगे, कितना है 1। फिर b का मान क्या निकलेगा हमारा, ये y है और 1/5, 1/5 दिख रहा है हमको। ये y इधर गुणा में है, उसके 1/5 हो जाएगा y का गुणांक b, और c का मान क्या निकालेंगे, 10। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ऋण 2x धन 3y बराबर 6। हम वही समीकरण लिखेंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट पहले इसको ऐसे ही समीकरण, अब तुम ऐसे कैसे अन्य सारे सवाल ऐसे जमा के कर लेना। मैं अब ये वाला समीकरण बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले जमा लेते हैं। 2x धन 3y, ऋण ये 6 इधर के धन का है तो इधर जाएगा बराबर के, तो ऋण का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब हम यहाँ से a का मान निकालते, ऋण 2, b का मान क्या निकलेगा 3, y का गुणांक क्या है 3, c का मान क्या निकलेगा बराबर -6। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और जहाँ पर भी नहीं आए समझ में तो आप कमेंट कर देना। ये तीसरे वाला है, इसको सॉल्व करेंगे।
x का मान ये यहाँ से पहले समीकरण को जमा लेंगे, ये 3y ये हो गया। अब हमारा c वाला पद तो है ही नहीं, तो c वाला पद जो भी पद नहीं होता है तो मतलब क्या हमारा वो वाला पद शून्य होता है, 0 होता है। तो 0 है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, जो पद नहीं होता है उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, ये तो y वाला पद है तो इसको 0, ये c वाला पद है तो इसको 0 लिख देंगे यहाँ पर, बराबर 0। अब हमको a का मान, b का मान और c का मान निकलना है। a का मान क्या निकलेगा यहाँ से, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है 1। b का मान क्या निकलेगा, ऋण का 3 और c का मान क्या निकलेगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, लिख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां है 2x बराबर ऋण 5y, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब इसको भी उसी तरीके से पहले क्या जहाँ हम समीकरण के रूप में इसको जमा लेते हैं, तो 2x ये ऋण का माइनस 5y है, तब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, धन का 5y। इसमें भी कौन सा पद नहीं है, c वाला पद नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको भी 0 लिख लेंगे c वाले पद को, ऐसा। अब क्या है, a और b और c के मान निकालना है। a का मान क्या है 2, b का मान क्या है 5, इसका गुणांक लिखना है, x और y का गुणांक लिखना है, फिर c का मान क्या है 0। ये हो गया हमारा आंसर। 5वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन यही ले देख ले, यहाँ से देखते हैं 6वां क्वेश्चन। हम लिखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी 6वां क्वेश्चन है ना, 6वां क्वेश्चन है हमारा 3x धन 2 बराबर 0। अब इसको भी समीकरण के रूप में पहले हम जमा लेते हैं, तो हमारा समीकरण क्या आता है, ax प्लस by प्लस c, इसके रूप में हम जमाते हैं इसको। तो इसमें कौन सा पद नहीं है, 3x धन 2 ही है, तो ये वाला c वाला पद है, हमारा y वाला पद नहीं है, तो धन हम y वाले पद के लिए कैसा लिखेंगे, 0 है y वाला पद, तो y का गुणांक क्या लिख लेते हैं 0, धन 2 बराबर 0। ये हो गया हमारा a b और c का मान निकालते हैं यहाँ से, ये 3, अब b का मान क्या है 0, ये वाला पद हमारा 0 ही है, क्योंकि इसमें y में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 y से लिख सकते हैं। अब c क्या है 2 है हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी यही देख लें। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखते हैं पहले हम 3x धन 2 बराबर 0। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन, सॉरी 4वां क्वेश्चन है, या इसी क्वेश्चन की तरह नहीं, मैंने रॉन्ग लिख लिया। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, y ऋण 2 बराबर 0, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या है, हमारा y वाला पद और इसमें क्या दिया है, c वाला पद दिया है, हमको x वाला पद निकालना है, तो x वाला पद इसमें नहीं दिया है, मतलब 0 है, तो हम x का गुणांक कैसा लिख सकते हैं, इसको x का गुणांक को हम 0 लिख सकते हैं, 0x धन y ऋण 2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण के रूप में हमने जमा लिया। अब हम a का मान निकालना, तो a का मान 0, b का मान 1 और c का मान ऋण का 2 हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। हमको a b और c के मान निकालना, तो निकाल लिया। हम अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, हम लिखते हैं पहले 5 बराबर 2x। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5 बराबर 2x दिया है उसने, तो हमको क्या दिया है, y वाला पद इसमें नहीं है। पहले हमको देखना है कि कौन सा पद नहीं है, तो y वाला पद क्या है हमारा 0 है, उसका गुणांक क्या हम कर लेंगे। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 2x, अब y वाला पद नहीं है तो उसको क्या करेंगे 0 y ऐसा लिख लेंगे, धन 5 बराबर 0 जो हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से a b और c के मान निकालना है। तो ऋण 2 है a का मान, b का मान 0 और c का मान 5 है, धन का वो भी। ये हो गया हमारा आंसर, a और b और c के मान। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 2 खत्म होता है।
है ना। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी इसका देख लेना आप अच्छे से। प्रश्नावली 4.1 पूरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो सेंड कर देना ताकि उनको भी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।